पिछली कक्षा तक हमने प्रश्न क्रमांक 5 तक हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 6 से लेकर के 12 तक के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। हल करने का तरीका वैसे ही है जैसे से पहले हमने किया था। मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना है। अध्याय 1 चल रहा है बहुपद, उसका हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3। तो सभी लोग कापी पेन लेकर के बैठेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां देख रहे हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7वां 7x वर्ग ऋण 2x ऋण 5 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसको हल कर लिया हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, 7x वर्ग ऋण 2x ऋण 5 दिया हुआ, इसको कैसे तोड़ेंगे। ऋण 2x को हम तोड़ेंगे 7 पंचे 35 में। क्यों? क्योंकि 7x में 5x घटाने कितना मिलेगा हमको, ऋण 2x मिलेगा। अब इन दोनों में हम कामा ले लेंगे 7x को। 7x कामा लेने से यहाँ पर बचेगा x, ऋण 7x चूंकि हम कामा ले चुके हैं वहाँ पर बचेगा 1। इन दोनों में कोई कॉमन पद नहीं है तो यहाँ पर बचेगा 5 ले लेंगे। केवल x ऋण 1 है, इसमें x नाम का कोई कॉमन पद नहीं है, केवल संख्या है। 5 उसे हम बाहर ले लेंगे, बचेगा 1 से ऋण 1। अब देखेंगे पूरे पद में x ऋण 1 x ऋण 1 कॉमन निकल गया और कॉमन के बाद जो बचा हुआ है वो है 7x धन 5, जो आपका आंसर है। इस तरह से मध्य पद को तोड़कर जैसे इससे पहले के सवालों में हमने किया था गुणनखंड, सेम वैसे ही इसको भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है 12वां। 144x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। इसमें हमको 144x स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़े अथवा घटाएं तो हमको 24 प्राप्त होना चाहिए। बहुत सिंपल है। 144 आपको पता है 12 का वर्ग होता है। 12 में 144 और 12 जोड़ दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 24। इस तरह से हम उसको तोड़ सकते हैं। 144x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 1, अर्थात 144x स्क्वायर प्लस 12x और 1, क्योंकि 12x को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 24x मिलेगा। इस तरह से हम उसको तोड़ सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 12, क्योंकि 12 से 144 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 स्वयं डिवाइड हो जाएगा। तो 12x हम इसमें से कॉमन निकाल देते हैं। 144 में 12 बाहर निकालेंगे तो 12 बचेगा। x स्क्वायर था, x हमने कॉमन ले लिया है, केवल 1x बचेगा। धन 12x बाहर निकाल चुके हैं, इसकी जगह बचेगा 1 धन। इन दोनों में कोई कॉमन पद नहीं है, ना x है ना 12 है, तो हम क्या करेंगे, 1 निकालेंगे। जब 1 निकालेंगे तो इस पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12x धन 1 वैसा ही लिख देंगे, उसी रूप में लिख देंगे। अब इस पूरे पद में ध्यान से देखिए क्या कॉमन है। इस पूरे पद में कॉमन है 12x धन 1। 12x धन 1 इसमें कॉमन है, हम 12x धन 1 को बाहर कर देंगे। अब कॉमन लेने के बाद जो पद बचा है वह है 12x धन 1। इस तरह से हम इसको 12x धन 1 को पुनः लिख लेंगे। ये 12x धन 1 ये वाला पद हो गया और जो बाहर है 12x धन 1 वो ये वाला पद हो गया। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो आंसर, या 12x धन 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इनको इस रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप सबको समझ में आया होगा। पूर्व के प्रश्नों को भी ऐसे ही हमने हल किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4 की ओर। प्रश्नावली 4 में लिखा है, ये अध्याय 1 ही चल रहा है। प्रश्नावली 4, नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। प्रश्न पहला है 3 4, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से 5 प्रश्न दिया हुआ है। हम इससे पहले जब हम अध्याय को शुरू किए थे उस समय शून्यक पर चर्चा किए थे। तो शून्यक आप सब भली भांति जानते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ 3 और 4 दिया है, हम इसको ए बी मान लें, अल्फा बीटा मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। एम एन मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए। लेकिन चूंकि हम शून्यक वाले पद में जब इस पाठ का शुरुआत किए थे तो परिचय में हमने अल्फा और बीटा माना था, इसलिए हम इसको अल्फा और बीटा ही मानेंगे। तो अल्फा बराबर हम 3 मान लेते हैं और बीटा बराबर हम क्या मान लेते हैं, 4। इसे कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। प्रश्न पहला है 3 और 4। हम व्यापक समीकरण पढ़ चुके हैं। व्यापक समीकरण हम कैसे लिखते हैं आप सबको पता है। व्यापक समीकरण को लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह से हम व्यापक समीकरण को लिखते हैं। अब इस व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक होते हैं कि शून्यक होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये इसके शून्यक होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में 3 और 4 दिया हुआ है, तो हम जैसे कि शुरू में बोला था x अल्फा बराबर हम 3 मानेंगे और बीटा बराबर हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब जहाँ अल्फा है वहाँ 3 और जहाँ बीटा है वहाँ पर 4। x माइनस 3 और x माइनस 4, इस तरह से हम अल्फा और बीटा का मान रख देंगे।
अतः हमारा अभीष्ट गुणनखंड हो गया। अतः अभीष्ट गुणनखंड जो हमको प्राप्त हुआ वो है x - 3 और x - 4। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हम आंसर मालूम कर सकते हैं। बहुत सरल है। जो भी संख्या दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 जो भी दिया हुआ धनात्मक या ऋणात्मक, उसको हम अल्फा और बीटा मानेंगे और व्यापक समीकरण का जो शून्यक है उसमें मान रख देंगे, वही उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न देखिए, आप मौखिक हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे इसी में दूसरा देखिए आप, दूसरा में दोनों में ऋण दिया हुआ है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -3। तो फिर इसके गुणनखंड कैसे होंगे, एक मैं आपको माइनस वाला बता देता हूँ। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न था ऋण 2 और ऋण 3। हम अल्फा बराबर क्या माना, ऋण 2 और बीटा बराबर हमने माना है ऋण 3। अब इसका शून्यक हम कैसे लिखते हैं, x - अल्फा और x - बीटा। इस तरह से हम लिखते हैं x - अल्फा और x - बीटा। अल्फा ये शून्यक जो हम लिख रहे हैं ये गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, और जो व्यापक समीकरण ax² + bx + c जो इससे पहले के प्रश्न में हमने आपको बताया था, वही व्यापक समीकरण का शून्यक है x - अल्फा और x - बीटा। अल्फा में हमने मान रखा है ऋण 2 और बीटा में हमने क्या रखा है ऋण 3। मान रख देंगे यहाँ पर x - -2। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x - -3। अब चूंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, अब ये हो जाएगा प्लस x + 2। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3। माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। इस तरह से हमारा अभीष्ट गुणनखंड हुआ x + 2 और x + 3। ये हमारा आंसर मिल गया। इस तरह से हम आंसर को लिख सकते हैं, अभीष्ट गुणनखंड x + 2 x + 3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली में आपको बाकी के जो सवाल है उसको करके लाना है। आप कैसे बनाना है आप समझ लिए हैं, आपको समझ में आ गया है। जिन प्रश्नों में आपको डाउट हो दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए। आज का आपका होमवर्क है प्रश्न पेज नंबर 27 प्रश्नावली 4 से प्रश्न क्रमांक 1 से तीसरा, चौथा, 5वां, जिसे आपको हल करना है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।